इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसमें हमने जो फैक्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने 3 फैक्टर पढ़े थे, जबकि इसमें टोटल 5 फैक्टर थे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर था दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर विंड वेलोसिटी। फोर्थ फैक्टर ह्यूमिडिटी एंड फिफ्थ फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये 5 फैक्टर थे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 फैक्टर पढ़ लिया था। इसको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी। इन 3 फैक्टर को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। अब आते हैं फैक्टर 4, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जैसा कि हमने कहा था कि इवेपोरेशन क्या है, अगर किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे थे, उसमें से 3 फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं चौथे फैक्टर पर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। दिस इज द फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी क्या है? आपका जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मात्रा में आपकी इस एयर में वाटर वेपर भी मौजूद है। तो अगर आपके इस एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एयर में वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे देखिए, तो हम लिखेंगे इफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज the rate of evaporation decreases। तो अगर एटमॉस्फेयर में आपके एयर के अंदर वाटर वेपर अगर मैक्सिमम अमाउंट में होगा तो वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर इवेपोरेशन हुआ तो आपका जो वाटर है वेपर के फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा, और आपके एटमॉस्फेयर में पहले से ही वेपर मौजूद है। अगर पहले से वेपर मौजूद ज़्यादा होगा तो वहां पर इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ लिक्विड और यू कैन से सॉल्वेंट। नेचर ऑफ लिक्विड और यू कैन से सॉल्वेंट। अब नेचर से क्या लेना देना है? अगर हम बात करें 2 लिक्विड की, एक हमने लिया एल्कोहल और एक हमने लिया वाटर H2O। अगर हम एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है किसी भी लिक्विड का
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो वीक है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे देखिए ये आपका ये एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है सारे, यहां दिखा रहे हूं आपके वाटर के मॉलिक्यूल को। तो अगर इसके बीच जो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि आपके एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है तो ये तेज़ी से इवेपोरेट होंगे, ये आसानी से वेपर में चेंज हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा दिख रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इसमें अट्रैक्शन फोर्स इस एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है सरफेस को उतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे जितनी आसानी से ये मॉलिक्यूल छोड़ेंगे। तो अगर ये मॉलिक्यूल आसानी से सरफेस को नहीं छोड़ेंगे तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन इन कंपेयर टू एल्कोहल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट कम है इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वो कम है। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो तेज़ी से इवेपोरेट होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? नौ। अब हम चलते हैं आगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, कन्वर्जन इन टेम्परेचर। कन्वर्जन इन टेम्परेचर। देखिए हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड थर्ड इज कॉल्ड केल्विन स्केल। फर्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल, सेकेंड सेल्सियस स्केल एंड थर्ड इज कॉल्ड केल्विन स्केल। ये 3 स्केल हमारे पास हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब अगर इस तीनों स्केल पर अगर हम वाटर की बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो जरा ध्यान से देखें। अगर हम ये दिखा दें आपको,
दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल, दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल, दिस इज सेल्सियस स्केल एंड दिस इज केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल पर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी फ़ारेनहाइट स्केल से अगर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम मेजर करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज करेगा एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर क्या होगा, बॉयल होगा। अगर इसी को अगर हम सेल्सियस स्केल में देखें तो सेल्सियस स्केल में देखेंगे तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल में। उसी को अगर हम केल्विन स्केल में देखें तो केल्विन स्केल पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है, 273 केल्विन है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है। मेरी बात समझ आ रही है? हम अगर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट पर अगर अलग अलग स्केल पे ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख रहे हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार केल्विन स्केल पर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है। मेरी बात समझ आ रही है? 0 केल्विन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन ये वो टेम्परेचर है जहां पर गैस का वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। तो 0 केल्विन जो सबसे कम टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल के -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर it is equal to -459 degree Fahrenheit. 459 degree Fahrenheit is equal to -273 degree Celsius is equal to 0 Kelvin. It is, बात समझ आ रही है? तो यहाँ देख लिए हम लोग स्केल कि अलग अलग स्केल पे अलग अलग जो वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक नो, अब कैसे इसको चेंज करेंगे एक स्केल से दूसरे स्केल में, उस पर हम बात करते हैं। कन्वर्जन। अगर हमको सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में चेंज करना है, सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। अगर जो सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है उस सेल्सियस टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे तो हमको केल्विन टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर हमको जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तब कैसे चेंज करेंगे? डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है? अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन स्केल में आ जाएगा, केल्विन टेम्परेचर में आ जाएगा। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पॉइंट, अगर हमको इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे? देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 इसी को उल्टा कर दीजिए इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है?
कुछ नहीं कर रहे हैं। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 कर देंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? नो। अब जरा इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास ये 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमको चेंज करना फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसको चेंज किस में करना है? फ़ारेनहाइट में। हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 15। इसी फार्मूला रखते हैं, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 18। ये देखिए 18 इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर लें। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतनी आ जाएगी वैल्यू इसकी। अगर हम यहाँ देखें तो ये टेम्परेचर हमको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास 18 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इस 18 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इस 18 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ये देखिए, ये डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है? डिग्री फ़ारेनहाइट 18 है, यहाँ रख देते हैं। ये फार्मूला इसका, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट ये दिया हुआ है, ये देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया है? 80 -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? अगर इसको हम सॉल्व करें इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.8 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ये टेम्परेचर कैसे चेंज करना है? अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर दिया है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस, इस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है? नो। अगर हम सॉल्व करें, इसको एक सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अगर हम ये सॉल्व करें तो ये 1 का, अब देखिए आप, अब अगर हमको जो है, ये तो हम चेंज कर रहे थे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। अब अगर हमको टेम्परेचर दिया, जैसे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास टेम्परेचर है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हमको चेंज करना है केल्विन स्केल में। केल्विन स्केल में तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो डायरेक्ट केल्विन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हमको केल्विन टेम्परेचर में चेंज करना है तो सबसे पहले इस फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है इसको हम चेंज करेंगे किस में? इसको हम चेंज करेंगे आपके डिग्री सेल्सियस में। और जब डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तो उस डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो हमको केल्विन टेम्परेचर मालूम हो जाएगा। ओके नाउ अब देखिए, इस 86 डिग्री सेल्सियस पहले किस में चेंज करना है? ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको हम पहले चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में, और फिर डिग्री सेल्सियस से ये चेंज होगा आपके केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट से सीधे केल्विन टेम्परेचर
आपको नहीं मिलेगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर केल्विन में चेंज करना है तो पहले डिग्री फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज करेंगे और फिर सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन टेम्परेचर हमको मालूम हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए, अब डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करने को अगर सेल्सियस चेंज करने का फार्मूला क्या है हमारे पास ये है। तो ये देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है 86 माइनस 32 5/9 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 3 5 इंटू 5/9। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है, 40 और 5/9। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 22, 20 0 कैरी, 5 4 जा 20 0, 5 5 जा 25 और 2 27। ओके, 9 1 जा 9। मेरी बात समझ में आ रही है। डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ रखा, 32 माइनस किया 54 आया, 5 और ये 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई कर रहा था देखिए 54 में 5 से मल्टीप्लाई किया 270 और 9 1 जा 9। अगर डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा और ये 0 यहाँ आ गया इक्वल टू 30, यानी आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब 30 डिग्री सेल्सियस को हमको चेंज करना है किसमें, केल्विन में। चेंज कर दीजिए इसको, तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ रख देते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू, अगर इसमें ऐड करेंगे 273 कितना आ जाएगा, ये 303 केल्विन। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, 303 केल्विन ये आ गया टेम्परेचर। ये 38 की 273 10 283 10 293 एंड 303। तो इस तरह से यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना केल्विन टेम्परेचर हुआ, 303 केल्विन। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई। नाउ हम चलते हैं आगे। तो अभी तक हम देख रहे थे कि टेम्परेचर को कैसे एक दूसरे में चेंज करना है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के आपके जो मैटर के नेक्स्ट स्टेट के बारे में। हमने इसके पहले मैटर के 3 स्टेट पढ़ लिए थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब अगला जो स्टेट आता है वो है हमारा प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट क्या है, अगर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो प्लाज्मा स्टेट जो है इसको सबसे पहले देखा था 1879 में सर विलियम क्रुक्स इस स्टेट को सबसे पहली बार जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था वो थे विलियम क्रुक्स, और इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1879 में। उसके बाद जे थॉमसन, और उन्होंने इसको जो है जो नाम दिया दैट इज कॉल्ड रेडिएंट स्टेट। रेडिएंट मैटर। रेडिएंट मैटर। ओके, तो
तो पहली बार जो प्लाज्मा स्टेट को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे सर विलियम क्रुक्स। इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसको नाम दिया रेडिएंट मैटर का। बाद में जे थॉमसन साहब आए, जे थॉमसन, इनको जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय भी जे थॉमसन को ही जाता है। जे थॉमसन ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि ये जो स्टेट है मैटर का, ये न तो सॉलिड से बना है, न तो लिक्विड से बना है, न तो गैस से बना है, बल्कि ये जो स्टेट है आयंस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। क्योंकि आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेट है मैटर का ये आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। कैटायन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ जो स्टेट है उसको ऑब्जर्व किया आपके थॉमसन साहब। विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, 1879 में विलियम क्रुक्स ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया और पहली बार ऑब्जर्व किया और इसको नाम दिया रेडिएंट मैटर का। उसके बाद जे थॉमसन साहब आए। जे थॉमसन ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये देखा कि ये जो स्टेट था मैटर का ये न तो गैस से बना है, न तो सॉलिड से बना है, न तो लिक्विड से बना है, बल्कि ये जो स्टेट है ये बना है आयन और इलेक्ट्रॉन का। अगर ये आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। उसके बाद जे थॉमसन के बाद लैंगम्यूर, जे इरविंग लैंगम्यूर, इरविंग लैंगम्यूर इन 1928 इरविंग लैंगम्यूर 1928 में इन्होंने ये बताया कि ये जो मैटर का स्टेट है इस स्टेट को पहली बार प्लाज्मा स्टेट का नाम दिया आपके इरविंग लैंगम्यूर साहब ने। बात समझ आई? फिर समझ लें, 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने पहली बार इस स्टेट को ऑब्जर्व किया और नाम दिया रेडिएंट मैटर का। उसके बाद जे थॉमसन साहब ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो इन्होंने ये देखा ये जो स्टेट था न तो सॉलिड से बना है, न तो लिक्विड से बना है, न तो गैस से बना है, बल्कि जो स्टेट है ये आयन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद 1928 में इरविंग लैंगम्यूर साहब ने, इस साइंटिस्ट साहब ने, इरविंग लैंगम्यूर ने इसको जो है प्लाज्मा स्टेट का नाम दिया। बात समझ आई? अब हम बात करते हैं कि वास्तव में ये प्लाज्मा स्टेट होता क्या है। ओके, अब जरा ध्यान से देखें, ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि सॉलिड को अगर हम हीट कर दें तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड को अगर हीट कर दें तो ये चेंज हो जाता है आपके गैस में। ठीक, सॉलिड को अगर हीट कर दें तो लिक्विड में चेंज जाएगा और लिक्विड को अगर हीट कर दें तो वो किस में चेंज जाएगा, गैस में। हम यहाँ पे जो लिए हैं वो सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल हैं और गैस के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। यहाँ देखिए, अगर इस गैस के मॉलिक्यूल जो हमने इस कंटेनर में दिया इसको हम हीट कर देते हैं यहाँ पे, जब हीट करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी बढ़ेगी तो इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये जो गैस है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार जितने गैस के मॉलिक्यूल हैं सब में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज निकल जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन। बात समझाई?
तो गैस के मॉलिक्यूल को कंटेनर में रख करके अगर उसको हम गर्म कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की जब एनर्जी बढ़ेगी तो इसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो ये जो गैस का जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी गैस क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। गैस अपने आयनों में टूट गई, यानी आयोनाइज का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये आयन के फॉर्म में आ गया। तो अगर ये आयन के फॉर्म में आ गया तो यहाँ देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, कैटायंस भी है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर मूव करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, प्लाज्मा स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड द cation and high energetic electron mixture of these is called plasma state। बात समझ आ रही है, जो कैटायन बने और ये इलेक्ट्रॉन, इन्हीं दोनों का जो मिक्सचर है ये कहलाता है आपका प्लाज्मा स्टेट। जैसे आप देखिए प्लाज्मा स्टेट के एग्जांपल क्या है, जैसे प्लाज्मा टीवी होता है, प्लाज्मा आप टीवी देख रहे हैं जितने स्टार्स हैं ये सारे जो है किसके एग्जांपल हैं, इसी प्लाज्मा स्टेट के। तो प्लाज्मा स्टेट समझ में आया, गैसों को लेकर के अगर उसको हीट करें तो गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो गैस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जाएगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो गैस के मॉलिक्यूल हैं यानी जो आयंस हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है हमारा प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट इट इज द मिक्सचर ऑफ high energetic electron electrons and cations। जो कैटायंस हैं और जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं का मिक्सचर कहलाता है प्लाज्मा स्टेट। बात समझाए। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल पे, जैसे प्लाज्मा टीवी, स्टार, ये सारे जो है एग्जाम्पल किसके हैं, आपके प्लाज्मा स्टेट के। मेरी बात समझ आ रही है। तो प्लाज्मा स्टेट। अब हम बात करते हैं मैटर के लास्ट स्टेट, दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम बात करेंगे मैटर के लास्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या है? इस स्टेट के बारे में पहली बार जिक्र किया था हमारे देश के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने पहली बार इस स्टेट के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया और जो ऑब्जर्व किया उसको शेयर किया आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन साहब ने इसको वेरीफाई किया, इसीलिए मैटर के इस स्टेट को हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? सत्येंद्र नाथ बोस ने, और इन्होंने इसको शेयर किया आपके आइंस्टीन साहब ने। आइंस्टीन साहब ने इसको वेरीफाइड किया, इसीलिए इस स्टेट को नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंडेंसेशन तो होगा यहाँ पे, अगर कंडेंसेट है तो यहाँ भी कंडेंसेशन होगा। लेकिन इस स्टेट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, और वो है क्या? देखिए, हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल और यू कैन से फंडामेंटल पार्टिकल्स। दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास। फर्स्ट fermions and third is called bosons. Okay, there are two types of particles, fermions and bosons.
यही वो दो पार्टिकल हैं जिससे मिलकर के ये पूरी दुनिया बनी है। पूरी दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं दो पार्टिकल से ही मिलकर बना है, फर्मियांस और बोजांस। फर्मियांस क्या होता है? फर्मियांस वो पार्टिकल हैं जो किसी भी सबस्टेंस को मास देते हैं, जो किसी भी सबस्टेंस को मास प्रोवाइड करते हैं, मास। तो फर्मियांस वो पार्टिकल्स हैं जो किसी भी सबस्टेंस को मास प्रोवाइड करते हैं। जिसमें मास होता है वो फर्मियान की कैटेगरी में गिने जाते हैं। बात समझ में आ रही? फर्मियान का फंक्शन क्या है? फर्मियान वो पार्टिकल्स हैं जो किसी भी पार्टिकल्स को किसी भी सबस्टेंस को क्या करते हैं? मास देते हैं। तो जो मास वाले सबस्टेंस हमारे पास क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मेरी बात समझ आ रही है? फर्मियांस, ये दो ऐसे पार्टिकल्स हैं, फर्मियांस और बोसॉन्स, जिससे मिलकर के ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो इन्हीं दो पार्टिकल से मिलकर हुई है। फर्मियांस क्या होता है? फर्मियांस वो पार्टिकल्स है जो किसी भी सबस्टेंस को मास देता है, मास प्रोवाइड करता है। तो मास वाले पार्टिकल कौन कौन से जिसमें मास होता है वो फर्मियांस की कैटेगरी में गिने जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारे क्या आपके फर्मियांस हैं। अब इस पार्टिकल को जोड़ने के लिए कई तरह के अट्रैक्शन फोर्स भी काम करते हैं। इस पार्टिकल को जोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप के अट्रैक्शन फोर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स है, वीक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये अलग अलग फोर्स हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इन फोर्स को क्रिएट करने के लिए जो पार्टिकल जिम्मेदार होता है वो पार्टिकल कहलाता है बोसॉन्स। बात समझ में आ रही है? फिर समझ लीजिए। तो दो पार्टिकल हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक फर्मियांस, दूसरा बोसॉन्स। फर्मियांस क्या है? वो पार्टिकल जो किसी सबस्टेंस को मास देते हैं। जो मास देने वाले पार्टिकल होते हैं उनको हम कहते हैं फर्मियांस। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, सब में मास होता है, इसलिए ये सारे क्या कहलाएंगे? फर्मियांस कहलाएंगे। और इन पार्टिकल्स को आपस में अटैच करने के लिए या दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जिस अट्रैक्शन फोर्स की आवश्यकता होती है वो कौन कौन से अट्रैक्शन फोर्स हैं? जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक वंडरवाल फोर्स, वीक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है, वीक इंटरेक्शन है, स्ट्रांग इंटरेक्शन है, और साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो सारे फोर्स हैं ये दुनिया में हर चीज को आपस में, हर मास वाली चीज को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इस फोर्स को क्रिएट करने के लिए, इस फोर्स को पैदा करने के लिए जो पार्टिकल जिम्मेदार होता है उस पार्टिकल को हम कहते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स का एग्जांपल फोटॉन, फोटॉन है, ग्रेविटॉन है, ये सारे क्या आपके बोसॉन के एग्जांपल हैं। और इसी बोसॉन से ये बना आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो इस पे नहीं, वो इस पे डिपेंड है। दूसरी बात, फर्मियांस वो पार्टिकल है जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और बोसॉन वो पार्टिकल्स हैं जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? फर्मियांस वो पार्टिकल्स हैं जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और बोसॉन वो पार्टिकल्स हैं जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये पढ़ाया जाएगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये आपको पढ़ाया जाएगा कब? जब आप जो है 11th में जाएंगे तब। अब तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं। पाउली साहब ने कहा था कि किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर क्या होगी? वो इक्वल नहीं हो सकती है। यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग क्वांटम स्टेट में होंगे। यहाँ पर जो बोसॉन पार्टिकल्स है, बोसॉन जो है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक ही क्वांटम स्टेट में होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? फिर से समझ लें, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना इसी दो पार्टिकल से मिलकर हुई है, फर्मियांस और बोसॉन। फर्मियांस वो पार्टिकल हैं जो किसी सबस्टेंस को मास देते हैं। मास देने वाले जो पार्टिकल हैं उनको हम कहते हैं फर्मियांस। और कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब में मास होता है। अब इस मास को, इस पार्टिकल को जोड़ने के लिए जिस अट्रैक्शन फोर्स की आवश्यकता होती है
वो अट्रैक्शन फोर्स जिस पार्टिकल से पैदा होता है, जो पार्टिकल उस अट्रैक्शन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टिकल कहलाता है बोसॉन। जो पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इन पार्टिकल को जोड़ने में काम आता है, वो अट्रैक्शन फोर्स जिस पार्टिकल से पैदा होता है या जो पार्टिकल उस अट्रैक्शन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टिकल कहलाता है आपका बोसॉन। बात समझ में आई? दूसरी बात, फर्मियान जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अलग अलग क्वांटम स्टेट में होंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो सब्सटेंस होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो अलग अलग क्वांटम स्टेट में होंगे। यहाँ जितने पार्टिकल हैं, क्योंकि बोसॉन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी पार्टिकल होंगे सबका क्वांटम स्टेट क्या होगा? एक ही होगा। सब एक ही क्वांटम स्टेट में होंगे। क्यों? क्योंकि ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बात समझ आई? तो जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बना, उसमें वो इसी बोसॉन पे बेस्ड है। इसी बोसॉन पे, इसी बोसॉन से जो मैटर का स्टेट बन रहा है, दैट स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तुम्हारी बात समझ आ गई? फर्मियान बोसॉन क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अपने इस पांचवें स्टेट के बारे में। आइए, देखिए क्या है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, it is a state of matter of dilute gas of boson particle cooled to temperature very close to absolute zero. Zero. It is called zero. It is a state of matter of dilute gas of boson particles cooled to temperature very close to absolute zero. अगर बोसॉन पार्टिकल की जो गैस है उसको अगर आप 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको कूल करते हैं, तो उसको कूल करने पर हमको जो मैटर का स्टेट प्राप्त होगा वो स्टेट कहलाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब जरा देखिए कैसे हो रहा है सब। ये देखिए, ये हमारे पास ये गैस के, ये गैसेस पार्टिकल हैं सर। ये गैस के पार्टिकल हैं और ये गैस के जो गैस हैं वो किसके पार्टिकल हैं? ये सारे जो है बोसॉन पार्टिकल्स हैं। बोसॉन की ये गैस है, यानी जो गैस है, इस गैस में जो पार्टिकल मौजूद हैं वो किसके मौजूद हैं? बोसॉन के मौजूद हैं। इसको हम ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। कूल करेंगे तो ये पार्टिकल कंडेंस होंगे, ये पार्टिकल पास आ जाएंगे। इनकी एनर्जी कम होगी, ये पास आ जाएंगे। ये पार्टिकल पास आ जाएंगे। अगर इसको हम कूल करते हुए, अगर इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। अगर यहां तक कूल करें इसको,
ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, ये गैस है, किसकी गैस है? बोसान पार्टिकल्स की। अगर इसको हम कूल करें तो कूल करने पर ये पार्टिकल जो पास पास आ जाएंगे, ये कंडेंस होंगे, पास पास आएंगे। अगर इसको हम और फर्दर कूल करें और आगे कूल करें और कूल करते हुए -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए या 0 केल्विन तक पहुंच जाए तो ये सारे पार्टिकल जो है मिल करके एक क्लस्टर बना देंगे, कुछ इस तरीके से। मिल करके क्लस्टर बना देंगे और पूरा का पूरा पार्टिकल जो था, जो अलग अलग पार्टिकल है, ये पूरा का पूरा पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेगा, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेगा, एक एटम की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं सुपर एटम, सुपर एटम। और मैटर का यही जो स्टेट बन रहा है, यही स्टेट कहलाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बात समझ में आई? जरा समझिए। हमको जो है जो गैस लेना है वो किसका लेना है? बोसान का। बोसान की गैस को लेकर के इसको हम कूल करेंगे, कूल करेंगे तो पार्टिकल कंडेंस होंगे, पास पास आएंगे। अगर इसको हम फर्दर कूल करें और कूल करते हुए इसको हम -273.15 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दें या 0 केल्विन तक कूल कर दें तो ये जितने पार्टिकल्स हैं ये मिल करके एक क्लस्टर बना देंगे, एक क्लस्टर बना देंगे और ये अलग अलग पार्टिकल की तरह बिहेव न करके ये सारे के सारे जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेंगे। और जब एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेंगे, एक ये जो बड़ा एटम बन रहा है, इस बड़े एटम को हम कहेंगे सुपर एटम। और चूंकि ये पूरे के पूरे पार्टिकल जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैटर का ये जो स्टेट है ये कहलाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ आ रही है? इसका एग्जाम्पल क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज एप्लीकेबल इन सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। बात समझ में आई? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या था? इस स्टेट को पहली बार ऑब्जर्व किया था सत्येंद्रनाथ बोस नामक साइंटिस्ट ने, और इसको इन्होंने जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनसे शेयर किया। जब शेयर किया तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसको वेरीफाइड किया, और जब वेरीफाइड किया तो इस मैटर का जो ये स्टेट था, इसका नाम पड़ गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये स्टेट क्या है? बोसान वाली जो गैस है, जो बोसान की पार्टिकल की जो गैस है, इस गैस को कूल करने पर और कूल करते हुए अगर इसको हम -273.15 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दें या 0 केल्विन तक कूल कर दें तो ये जो अलग अलग पार्टिकल दूर दूर थे ये पूरे इकट्ठे होकर के एक क्लस्टर की तरह बिहेव करेंगे, पूरा एक क्लस्टर बन जाएगा। और सारे जो पार्टिकल है ये अलग अलग पार्टिकल की तरह बिहेव न करके ये सारे के सारे पार्टिकल एक एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे एटम को हम कहेंगे सुपर एटम। और मैटर का ये जो स्टेट बन रहा है ये कहलाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला एग्जाम्पल इसका सुपर कंडक्टर। बात समझ आई? नाउ अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।